गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बच्चों, हिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वैदिक सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो आर्य लोगों के आगमन के साथ होती है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच माना जाता है। ये आर्य लोग जो आए थे, मैक्स मुलर नाम के एक इतिहासकार का मानना है कि ये मध्य एशिया के अंदर मेरे बच्चों निवास किया करते थे, और मध्य एशिया से ये खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत के अंदर आए थे। और भारत के अंदर ये आए थे अपने पशुओं की चराने की जमीन तलाशने के लिए। और पशुओं के चराने की जमीन को तलाशते तलाशते ये हरियाणा के पानीपत में जब आए थे, तो पानीपत के अंदर इनका एक युद्ध हुआ था पणी नाम की जनजाति के साथ, और इसी पणी नाम की जनजाति के कारण अपने हरियाणा के क्षेत्र का नाम पानीपत पड़ा है। पणी जनजाति को हराने के बाद मेरे बच्चों ये कुरुक्षेत्र में जाकर बसे थे, और कुरुक्षेत्र से इन्होंने फिर हरियाणा में कृषि मेरे बच्चों पशुपालन शुरू किया था। कुरुक्षेत्र से ही वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हुआ था। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मेरे बच्चों, हम बात करें तो आर्य लोगों का जो मुख्य पेशा था वो क्या था? कृषि व पशुपालन था। ये जो आर्य लोग हम पढ़ रहे हैं, यदि आर्य शब्द के हम अर्थ की बात करें तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे बच्चों श्रेष्ठ, या हम बोल सकते हैं कुलीन। तो जो हम आर्य आर्य चिल्ला रहे हैं, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे बच्चों, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। मेरे बच्चों, आर्य लोगों में जो सबसे पहला पराक्रमी राजा हुआ वो हुए हैं मनु वैवस्थ। ठीक है। और ये जो मनु वैवस्थ हम पढ़ रहे हैं, इनके 4 पुत्र हैं मेरे बच्चों। इनके पुत्रों की जो संख्या रही वो रही है 4। और इनके 4 पुत्रों में मेरे बच्चों हम चर्चा करें तो एक का नाम था मेरे बच्चों इक्ष्वाकु। दूसरे का नाम सरयाती। तीसरे का नाम परसुम। और चौथा जो पुत्र था उसका नाम सुदुमन। ठीक है। तो मनु वैवस्थ आर्य लोगों का पहला पराक्रमी राजा हुआ है, और इस पहले पराक्रमी राजा के 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में मेरे बच्चों हम बात करें तो जो राजा इक्ष्वाकु हैं,
इनकी राजधानी था जींद का इक्कस गांव। तो ध्यान रखना है, राजा इक्ष्वाकु की राजधानी या नगरी हरियाणा का कौन सा गांव माना जाता है? इक्कस गांव। और इक्कस गांव का नाम इक्कस इसी राजा के नाम पर बताया जाता है बच्चों। और ये जो इक्कस गांव हम पढ़ रहे हैं, ये जींद आसी रोड के ऊपर आसी से निकलते ही 5 किलोमीटर आगे आपको गांव नजर आएगा, इक्कस गांव। और ये इक्कस गांव जो है वो मनु वैवस्थ के पुत्र इक्ष्वाकु की क्या रहा है? नगरी रहा है। यदि हम बात करें सरियार्ती और सुगुमन की, तो सरियार्ती और सुगुमन इन दोनों का संबंध भी मेरे बच्चों कहां से रहा है? हरियाणा से। तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सरियार्ती का जो संबंध है वो हरियाणा में कहां से रहा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैं अभी इन दो पुत्रों के बारे में और बता रहा हूं, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सरियार्ती के पास जो क्षेत्र था मेरे बच्चों, वो सतलुज नदी और कुरुक्षेत्र का हिस्सा कौन से राजा के पास था? सरियार्ती नाम के राजा के पास मेरे बच्चों था। सुगुमन के पास हम बात करें तो इनके पास सरस्वती नदी का ऊपरी क्षेत्र था। सरस्वती का ऊपरी क्षेत्र किसके पास था? सुगुमन के पास। ये जो सरियार्ती हम पढ़ रहे हैं, इसकी राजधानी मेरे बच्चों बताई गई है हरियाणा का नारनौल क्षेत्र। नारनौल जो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भी है बच्चों आज के समय, वो मनु वैवस्थ के पुत्र सरियार्ती की राजधानी भी बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि सरियार्ती ने मेरे बच्चों यहां पर एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था नारनौल के अंदर। और ये जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था बच्चों, ये च्यवन ऋषि से करवाया था। कौन से ऋषि से? च्यवन ऋषि से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नारनौल के अंदर वैदिक सभ्यता के दौरान मेरे बच्चों जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था सरियार्ती नाम के राजा के द्वारा, वो किस ऋषि से करवाया गया था? च्यवन ऋषि से। और च्यवन ऋषि के बारे में आप बातें ऑलरेडी जानते भी हैं। जो च्यवन ऋषि हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, इनके पिता का नाम था भृगु ऋषि और इनकी जो माता थी उनका नाम था पोलिमा। और इसी पोलिमा की नेत्रों से, पोलिमा के आंखों से मेरे बच्चों एक नदी भी निकली थी, उस नदी का नाम है कौन सी नदी? दोहन नदी।
तो पोलिमा जो है मेरे बच्चों, जिसके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से नदी निकली थी, वो च्यवन ऋषि की माता है। च्यवन ऋषि का जो तपस्थल रहा है वो डोसी की पहाड़ी रहा है। जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी। और मेरे बच्चों, इसी डोसी की पहाड़ी के ऊपर रहने वाले च्यवन ऋषि लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए स्वस्थ रहा करते थे। और उनकी स्वस्थ रहने के पीछे जो राज बताया जाता है वो बताया जाता है इस डोसी की पहाड़ी के ऊपर पाए जाने वाले जो पौधे थे मेरे बच्चों, जो जड़ी बूटी थी, उन जड़ी बूटियों को कूटकर ये जो च्यवन नाम के ऋषि हैं एक प्रास तैयार किया करते थे। और उसी प्रास से ये लंबे समय तक मेरे बच्चों बिना कुछ खाए पिए स्वस्थ रहा करते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। और बाद में जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक कंपनियां आती हैं, उन्होंने भी मेरे बच्चों लोगों के स्वस्थ रहने के लिए एक प्रास बनाया और उस प्रास का नाम रख दिया च्यवन प्रास। तो आपसे पूछ ले कि च्यवन प्रास का आविष्कार कौन सी पहाड़ी के ऊपर किसने किया है, तो च्यवन प्रास का आविष्कार हरियाणा के नारनौल की डोसी की पहाड़ी के ऊपर मेरे बच्चों च्यवन नाम के ऋषि ने किया है। च्यवन नाम के ऋषि ने इसी पहाड़ी से एक समुदाय भी मेरे बच्चों बनाया और उसको हम बोलते हैं भार्गव। भार्गव को पहले डूसर कहा जाता था क्योंकि ये डोसी की पहाड़ी से निकले लोग हैं। तो भार्गव समुदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? च्यवन ऋषि माने जाते हैं मेरे बच्चों। और भार्गव समुदाय की स्थापना कौन सी पहाड़ी के ऊपर हुई? डोसी की पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लेट से, सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। काफी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हो। आज चेतना का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे चेतना। तो सारे के सारे बच्चे भाई चेतना को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत जल्दी तुम नौकरी लगो। ठीक है, और आर्यों के बारे में हम बात करें तो आर्यों का जो समाज था मेरे बच्चों, वो आप सभी पढ़ते भी होंगे हिस्ट्री के अंदर कि पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का जो समाज था क्या था मेरे बच्चों? पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी, या हम परिवार बोल सकते हैं। बच्चों, जो कुल समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, इस कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं मेरे बच्चों क्या थी? आर्य समाज के अंदर प्रचलित थी। बाल विवाह छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, आजकल तो बड़ी उम्र में ही नहीं होती है मेरे बच्चों। तो बाल विवाह व पर्दा प्रथा क्या थी? प्रचलित थी।
और कोई भी लड़की यदि मेरे बच्चों शादी नहीं करती थी, यानी कि अविवाहित जो लड़की होती थी, तो अविवाहित लड़की को समाज के अंदर एक नया नाम दिया जाता था। शादी न करने वाली या अविवाहित लड़की को मेरे बच्चों अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो अविवाहित लड़की को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, फिजिकल कब से हैं सर? भाई फिजिकल होंगे तो सभी को पता चलेगा। ठीक है, हाँ, मैं कोई एसएससी का चेयरमैन तो हूँ नहीं फिलहाल, लेकिन एक संभावना है कि जो आपका जून का महीना है, तो जून के महीने में आपके फिजिकल आ सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा साथ के साथ, क्योंकि ज़्यादा टाइम देगी नहीं सरकार फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो हो सकता है 9-10 दिन में ही मेरे बच्चों फिजिकल वगैरह सब निपटा दे। तो 9-10 दिन में फिजिकल की तो तैयारी होगी नहीं, ना पेपर की तैयारी होगी 9-10 दिन में। तो पेपर हो या फिजिकल हो, तो हार्ड वर्क यहाँ करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले आपको फिजिकल की तैयारी के लग जाना चाहिए। और आप लग चुके होंगे। जो बच्चा अभी तक फिजिकल की तैयारी जिसने नहीं शुरू की है, तो वो आज से ही मेरे बच्चों तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं देगी एसएससी की आपको 2 महीने पहले बताएगी, है ना। इतना तो टाइम ही नहीं बचता है। तो भर्ती को विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में पूरी करेगी सरकार, और कोई ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो सीईटी बेस्ड आपकी ये भर्ती है, और सीईटी जिसने क्वालिफाई किया होगा, तो मेरे बच्चों उन्हीं बच्चों में से वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। और फिजिकल के लिए टाइम ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो अभी से आप सुबह और शाम हल्की हल्की रेस लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये मेरे बच्चों वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको हरियाणा में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा में गणराज्य काल की। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, हरियाणा में गणराज्य काल। तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा भी टाइम पीरियड था जब गणराज्य व्यवस्था मेरे बच्चों हुआ करती थी। हरियाणा में गणराज्य काल। मेरे बच्चों क्या होता है गणराज्य, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। यदि हम गणराज्य काल की बात करते हैं, तो अपना हरियाणा गणराज्य काल में 4 गणराज्यों के अंदर क्या था, बटा हुआ था। 4 गणराज्यों में क्या था, अपना हरियाणा विभाजित था। और ये जो गणराज्य शुरू हुआ, ये मेरे बच्चों मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ शुरू हुआ था। जब मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, जब मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, तो मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर जो व्यवस्था शुरू हुई वो गणराज्य व्यवस्था थी। गणराज्य शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या होता है गणतंत्र, तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को बता दे कि गणतंत्र सर ये होता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, रिपब्लिक डे जिसे हम बोलते हैं। तो मेरे बच्चों हम गणतंत्र के रूप में उसे क्यों मनाते हैं? क्या होता है गणतंत्र, किसे बोलते हैं रिपब्लिक? और वो गणतंत्र के आगे जो गण शब्द है ना बच्चों, वो यहां पर भी है। तो इसका मतलब जो आज गणतंत्र हम मना रहे हैं, ठीक ऐसा ही सिस्टम मेरे बच्चों उस समय होता होगा। और मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ हरियाणा में जिस प्रकार का काल शुरू होता है, उसको हम गणराज्य काल बोलते हैं। तो एक बार फटाफट आप लोग मेरे को आंसर दे दीजिएगा कि क्या होता है गणतंत्र। फटाफट आंसर दो मेरे बच्चों,
उम्मीद है कि आप सारे के सारे जानते होंगे इस शब्द का अर्थ, और नहीं जानते हो तो फिर मेरे को तो बताना पड़ेगा ही। चलेगा, मैं देखता। एक दो बच्चे ने आंसर दिया है भाई, क्या बात है। गणतंत्र का मतलब नहीं तुम्हें पता, वैसे ही तुम 26 जनवरी के मेरे बच्चों स्टेटस लगाते रहते हो हैं। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसका मुखिया मेरे बच्चों वोटों के आधार पे तय किया जाएगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोलेंगे। और आप सभी को पता होगा कि इस देश का मुखिया जो है राष्ट्रपति, मेरे बच्चों उसका भी क्या होता है, चुनाव होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, देश का जो मुखिया है, देश का जो पहला नागरिक है, तो ऐसी व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, गणराज्य। यानी कि कोई भी क्षेत्र जिसका मुखिया वोटों के आधार पर तय किया जाएगा मेरे बच्चों, जिसका चुनाव करवाया जाएगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तो इस संविधान के अंदर जो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति बताया गया है, तो उस राष्ट्रपति का भी मेरे बच्चों चुनाव होना बताया गया है कि हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति का भी क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसका मुखिया बच्चों वंशानुगत ना होकर चुनाव के आधार पर तय किया जाएगा। तो एक ऐसा काल शुरू हुआ, जैसे मौर्य साम्राज्य के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि एक राजा हुआ, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा उसकी गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठ जाता है, तो राजा का बेटा राजा बन रहा है मौर्य साम्राज्य में। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ अपने हरियाणा के अंदर एक ऐसी व्यवस्था शुरू होती है जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि उस क्षेत्र का चौधरी, उस क्षेत्र का मुखिया चुनाव के आधार पर क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं गणराज्य। तो मेरे बच्चों ये हम पढ़ेंगे हरियाणा में गणराज्य काल। और हरियाणा में जब गणराज्य काल चला तो उस समय अपना हरियाणा 4 बड़े गणराज्यों के अंदर मेरे बच्चों बटा था, और उन 4 बड़े गणराज्यों में एक गणराज्य था मेरे बच्चों योद्धेय गणराज्य। ये हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख गणराज्य था, योद्धेय गणराज्य। दूसरा जो गणराज्य मेरे बच्चों उसका नाम है कुनिंद। कौन सा गणराज्य, कुनिंद गणराज्य। तीसरा जो गणराज्य था उसका नाम है मेरे बच्चों अगर गणराज्य, अगर गणराज्य। और चौथा जो गणराज्य था वो था बच्चों अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, तो ये 4 गणराज्यों में अपना हरियाणा बटा हुआ था। इन 4 गणराज्यों में सबसे पहला गणराज्य हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालिएगा योद्धेय गणराज्य। योद्धेय गणराज्य मेरे बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख गणराज्य रहा है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे प्रमुख गणराज्य है, योद्धेय गणराज्य रहा है। बच्चों हम बात करें तो इस गणराज्य का जो विस्तार था वो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, इस गणराज्य का जो विस्तार था मेरे बच्चों
हरियाणा के साथ साथ पंजाब, और राजस्थान तक फैला हुआ था। ठीक है। इस गणराज्य का जो वर्णन मिलता है, इस गणराज्य के बारे में वर्णन या जो जानकारी मिलती है, मेरे बच्चों, वो गुजरात से प्राप्त हुआ एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का ये अभिलेख है, जूनागढ़। रुद्रदामन नामक शासक हुआ है, और रुद्रदामन नामक शासक का मेरे बच्चों जूनागढ़ अभिलेख, और उस अभिलेख से जानकारी मिलती है इस गणराज्य के बारे में। साथ ही साथ पाणिनि नामक ऋषि की एक प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत में लिखी गई 8 अध्यायों वाली, उसे हम अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मेरे बच्चों पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंदर भी यौध्य गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चाहे जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, चाहे पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी की हम बात करें, बच्चों यहां पर योद्धे जो शब्द यूज किया गया है, उस शब्द की जो उत्पत्ति है वो योद्धा नामक शब्द से बताई गई है। ये इस गणराज्य के लिए जो शब्द यूज किया गया है योद्धे, बच्चों इस योद्धे शब्द की जो उत्पत्ति है वो योद्धा नामक शब्द से बताई गई है। और यहां पर बताया गया है कि इस गणराज्य के अंतर्गत जितने भी लोग शामिल थे वो सारे के सारे लोग युद्धों में माहिर थे, योद्धा प्रवृत्ति के थे, बहादुर थे, साहसी थे। और इस गणराज्य के अंतर्गत आने वाले लोगों को युद्धों के अंदर माहिर बताने के कारण, योद्धा बताने के कारण, साहसी बहादुर बताने के कारण मेरे बच्चों इस गणराज्य का नाम बताया जाता है योद्धे गणराज्य पड़ा है। तो योद्धे गणराज्य शब्द आया है योद्धा से। कहां से आया है? योद्धा से। ठीक है। हम बात करें पाणिनि की जो पुस्तक अष्टाध्यायी है मेरे बच्चों, पाणिनि की जो पुस्तक अष्टाध्यायी है तो इस अष्टाध्यायी पुस्तक में इस गणराज्य के लिए आयुध जीवी शब्द का मेरे बच्चों प्रयोग किया गया है। तो योद्धे गणराज्य के लिए किताब में कौन से शब्द का यूज किया गया है? आयुध जीवी नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि आयुध जीवी शब्द किस गणराज्य के लिए यूज हुआ है? योद्धे गणराज्य के लिए। कौन सी पुस्तक के अंदर यह शब्द यूज किया गया है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि ऋषि के द्वारा। और ये जो आयुध जीवी शब्द हम पढ़ रहे हैं, इस आयुध जीवी शब्द का अर्थ होता है मेरे बच्चों शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला। शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला मतलब जिसका गुजारा ही शस्त्र स्तर पे होता हो। और किसका गुजारा होगा? योद्धे लोगों का, मतलब जो लड़ाकू हों, युद्धों में माहिर हों, बहादुर प्रवृत्ति के हों, साहसी प्रवृत्ति के हों। ठीक है।
तो बच्चों शस्त्रों के ऊपर गुजारा करने वाले को बोला जाता है आयुधजीवी, और आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया गया है कौन से गणराज्य के लिए? योद्धेय गणराज्य के लिए। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ये जो योद्धेय शब्द आया है ना, ये योद्धा से नहीं आया, बल्कि पांडवों के अंदर जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उस युधिष्ठिर के एक बेटे का नाम योद्धेय था। तो युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? योद्धेय पड़ा है। तो मेरे बच्चों कुछ विद्वानों का मानना यह है, कुछ विद्वानों के अनुसार योद्धेय शब्द युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, जो धर्म के रास्ते पे चलते थे, इसीलिए इन्हें धर्मराज कहा गया है। तो युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय के नाम पर पड़ा है बच्चों। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना यह है, लेकिन तर्क मेरे बच्चों अच्छा नहीं है। तर्क अच्छा है जहां पर लिखा हुआ पाया गया है, और लिखा हुआ पाया गया है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर, और रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो ऊपर वाली बातों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने बताया है कि इसका नाम युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय के नाम पर पड़ा है। ठीक है, योद्धेय गणराज्य के जो लोग मैंने आपको बताया मेरे बच्चों, ये क्या थे? युद्धों में माहिर थे। युद्धों में माहिर थे। तो यहां तक नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बातें तो आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि इतिहास के अंदर मेरे बच्चों जो हम ये बातें कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों के समझ में तो आ रही होंगी ना, जो जो बातें मैं बताते जा रहा हूं। बताएगा फटाफट जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में मेरे बच्चों आप लोग जुड़े हुए हैं, तो फटाफट कमेंट आना चाहिए आप लोगों का। और योद्धेय गणराज्य के लोग जब युद्धों में माहिर थे, तो हम बात करेंगे कि अपने हरियाणा के अंदर इस गणराज्य के लोगों ने किस वंश के साथ मेरे बच्चों सबसे पहले युद्ध किया था, यानी कि योद्धाओं का जो संघर्ष है वो सबसे पहले किस वंश के लोगों के साथ हुआ था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुनीता, हरिदेव, पंकज, विक्रम, मोहित, अक्षय, दीपक, पूनम, प्रीतम, पूजा, चेतना चलेगा। आगे बढ़े फिर। ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि योद्धाओं का हरियाणा में संघर्ष
कुषाणों से हुआ था मेरे बच्चों। ठीक है, और योद्धों से संघर्ष करने वाला जो पहला कुषाण शासक था वो था मेरे बच्चों विक्रमोर्किन्स। ठीक है, तो योद्धों से संघर्ष करने वाला पहला कुषाण शासक ये हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो योद्धों से संघर्ष करने वाला जो अंतिम कुषाण शासक हुआ है वो मेरे बच्चों हुआ है कनिष्क। कौन हुआ है? कनिष्क। ठीक है, तो योद्धों से संघर्ष करने वाला अंतिम कुषाण शासक कनिष्क हुआ है। हम बात करें तो हरियाणा से योद्धे शक्ति का जो अंत करने वाला शासक हुआ है हरियाणा से योद्धे शक्ति का अंत करने वाला जो शासक हुआ है जिसने इनका सफाया हरियाणा से किया मेरे बच्चों वो समुद्रगुप्त हुआ है। तो यानी कि गुप्तों के समय हरियाणा से इनकी शक्ति का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है, तो योद्धे शक्ति हरियाणा से समाप्त हो जाती है कौन से वंश में? गुप्त वंश में। और गुप्त वंश के जो सबसे मेन थे, ठीक है मेरे बच्चों, उनका नाम था समुद्रगुप्त, जिसको हम भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। योद्धों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हरियाणा और हरियाणा के बाहर से प्राप्त हुए युद्धकालीन सिक्कों से भी मेरे बच्चों हमें मिलती है। और योद्धों के सबसे पहले जो सिक्के भारत में प्राप्त हुए थे, योद्धों के भारत में सबसे पहले सिक्के बच्चों वो वर्ष 1804 के अंदर कैप्टन कोटले नाम का इतिहासकार और ये सिक्के कैप्टन कोटले ने प्राप्त किए थे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। कहां से? सहारनपुर से। तो आपसे पूछ ले कि योद्धों के सबसे पहले सिक्के भारत में कहां से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मिलते हैं। और मिले थे कब? 1804 में। मिले थे किसको? कैप्टन कोटले को। मेरे बच्चों ये जो सिक्के मिले हैं
इन योद्धेयों के सिक्कों पर एक शब्द अंकित पाया गया है और उस शब्द का नाम है मेरे बच्चों द्विवर्ग। द्विवर्ग। और द्विवर्ग का मतलब है बच्चों कि यहां पर दो वर्ग एक साथ आए हैं और दो वर्ग का मतलब एक वर्ग तो योद्धे है, तो योद्धे के साथ मेरे बच्चों बाकी बचे तीन गणराज्यों में से कोई एक ऐसा गणराज्य है जिन्होंने योद्धेयों के साथ मिलकर मेरे बच्चों कुषाणों को क्या किया था, हराने की कोशिश की थी। तो जब कुषाणों के साथ इनका संघर्ष चल रहा था तो कुषाणों के साथ चले संघर्ष में जब योद्धेयों से मेरे बच्चों वो हार नहीं पा रहे थे तो योद्धेयों ने एक और गणराज्य का सहारा लिया था और जिस गणराज्य ने मेरे बच्चों योद्धेयों का सहारा लगाया था या आपस में वो मिलकर लड़े थे तो उनके आपस में मिलने का जो प्रतीक है वो उन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया और उसे बोलते हैं द्विवर्ग। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा कौन से सिक्कों के ऊपर द्विवर्ग अंकित पाया गया है, तो आप बोलेंगे योद्धे कालीन सिक्कों के ऊपर। और इस द्विवर्ग का मतलब है मेरे बच्चों दो गणराज्यों का एक साथ आकर किसी तीसरी शक्ति के साथ युद्ध करना। ठीक है बच्चों, साथ के साथ इनके सिक्कों पर कुछ और शब्द भी अंकित पाए गए, कुछ और वाक्य भी अंकित पाए गए। और योद्धे कालीन सिक्कों के ऊपर जो शब्द अंकित पाए गए हैं या वाक्य अंकित पाए गए हैं वो कौन से हैं? उन वाक्य में मेरे बच्चों एक वाक्य है योद्धे गणशम जयम। योद्धे गणस्य जयम यानी कि योद्धे गणराज्य की हमेशा क्या होगी, जय होगी। तो ये अपने सिक्कों के ऊपर ये शब्द, ये वाक्य, शब्द नहीं बल्कि ये एक वाक्य है और मेरे बच्चों इस वाक्य को वो क्या है अपने सिक्कों के ऊपर अंकित करते थे, योद्धे गणशम जयम, योद्धे गणराज्य की हमेशा जय हो। और जो दूसरा वाक्य था वो ये था योद्धेयाम बहुधानक्यम। योद्धेयाम बहुधानक्यम। तो मेरे बच्चों योद्धे काल में अपने हरियाणा अक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक। महाभारत काल में भी बहुधान्यक और योद्धे काल में भी बहुधान्यक। और योद्धे कालीन सिक्कों के ऊपर अंकित ये वाक्य बता रहा है साफ साफ है कि योद्धे गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश मेरे बच्चों कहा जाता था। योद्धे काल में हरियाणा का नाम, जो नाम महाभारत काल में था वही नाम योद्धे काल में। बहुधान्यक प्रदेश। और बहुधान्यक का मतलब होता है मेरे बच्चों एक ऐसा प्रदेश जहां पर बहुत सारा अनाज हो। जिस गणराज्य के लोग मेरे बच्चों योद्धा प्रवृत्ति के थे उस गणराज्य का प्रतीक क्या था, निशान क्या था? योद्धे गणराज्य का प्रतीक था मेरे बच्चों मयूर या मोर। और मोर जो पक्षी है वो किसकी सवारी रहा है, भगवान कार्तिकेय की। और भगवान कार्तिकेय भी गुस्से वाले थे
और योद्धा जो लोग हैं उनको तो गुस्सा आएगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए गुस्सा होना तो जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि हंसते हंसते हंसी मजाक में युद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो गुस्से वाले भगवान है मेरे बच्चों भगवान शिव के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय, जिनकी सवारी है मोर, और मोर इसी गणराज्य का प्रतीक है। तो मेरे बच्चों इस गणराज्य के जो पूजनीय देवता थे वो आपको पता लग चुका होगा कि कौन होंगे। तो योद्धा प्रवृत्ति के लोग सबसे ज्यादा पूजा किया करते थे भगवान कार्तिकेय की, जो गुस्से वाले भगवान हैं, बिल्कुल ठंडे भगवान हैं गणेश, और गुस्से वाले हैं कार्तिकेय, जिनका वाहन है मोर या मयूर। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा मेरे बच्चों। अब हम इस गणराज्य की राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कवर करेंगे, और जितनी भी बातें मैं लिखवा रहा हूं मेरे बच्चों, इनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपकी सारी की सारी बातें आपको सुनी हुई लगेंगी, पढ़ी हुई मिलेंगी, और साथ में लिख रहे हो तो लिखी हुई भी आपकी कॉपी में पक्का मिलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सही ट्रैक के ऊपर हैं हम, और उस ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं जो नौकरी का ट्रैक है। तो नौकरी के ट्रैक के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, इनका जो पूजनीय देवता था वो भगवान कार्तिकेय था, और इस गणराज्य के लोगों ने अपने सिक्कों के ऊपर भगवान कार्तिकेय के सम्मान में भी एक शब्द मेरे बच्चों जो है वो लिखने का काम किया, और योद्धकालीन सिक्कों के ऊपर एक और शब्द अंकित पाया गया है, जो शब्द है ब्राह्मण देव के नाम से। और ब्राह्मण देव शब्द जो है बच्चों वो भगवान कार्तिकेय के लिए ही यूज किया गया है। तो हम बात करें तो योद्धकालीन सिक्कों के ऊपर जो एक और शब्द अंकित पाया गया है, योद्धकालीन सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण देव शब्द भगवान कार्तिकेय के लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, हरियाणा से भी मेरे बच्चों ये योद्धकालीन सिक्के प्राप्त हुए।
हरियाणा से प्राप्त योद्धे कालीन सिक्के। तो हरियाणा से मेरे बच्चों कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं योद्धे कालीन सिक्के, गुरुग्राम से प्राप्त हुए हैं योद्धे कालीन सिक्के, करनाल से प्राप्त हुए हैं योद्धे कालीन सिक्के, हिसार से प्राप्त हुए हैं योद्धे कालीन सिक्के, भिवानी से प्राप्त हुए हैं योद्धे कालीन सिक्के। और इन सारे के सारे सिक्कों को सुरक्षित रखा गया है झज्जर के पुरातत्व संग्रहालय के अंदर। ठीक है, तो योद्धे कालीन सिक्के जो सुरक्षित रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं? तो योद्धे कालीन सिक्के मेरे बच्चों सुरक्षित रखे गए हैं पुरातत्व संग्रहालय झज्जर के अंदर। ठीक है, सर आज की क्लास में मजा आ रहा है। भाई ऐसे तो मत बोलो फिर पीछे वाली क्लासों को तुम बेइज्जती कर रहे हो, है ना, कि सर आज की क्लास में मजा आ रहा है, टाइम का ही नहीं पता चला। तो मेरे भाई इसका मतलब पीछे वाली क्लासों की तुम बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा मत करो यार। कम से कम झूठ ही बोल दिया करो कि सर पहले वाली भी बहुत बढ़िया थी, हैं? चाहे अच्छी ना भी लगी हो तब भी एक बार सामने वाले का दिल रखने के लिए झूठ ही बोल दिया करो। ठीक है, और किसी का दिल रखने के लिए बोली गई झूठ बच्चों झूठ नहीं होती, है ना। तो आज की क्लास तुम्हें अच्छी लगी है, बहुत अच्छी बात है। और पहले वाली क्लास तुम्हें अच्छी लगेंगी जब तुम एक दो बार और रिवीजन उनकी करोगे तो चलेगा। आगे बढ़ें मेरे बच्चों, हम बात करें तो ये जो योद्धे गणराज्य के लोग थे ये हरियाणा में जो शासन किया करते थे, तो कहीं ना कहीं से तो शासन इनका चलता होगा ना, और जहां से शासन चलता है उसे हम कैपिटल यानी राजधानी बोलते हैं। फिर मेरे बच्चों योद्धे लोगों की जो राजधानी थी हरियाणा के अंदर, योद्धे गणराज्य की जो राजधानी थी हरियाणा में वो नौरंगाबाद थी। नौरंगाबाद गांव है मेरे बच्चों भिवानी जिले का। ठीक है, और इस नौरंगाबाद का जो प्राचीन नाम रहा है वो याद जरूर रखिएगा, वो रहा है प्रिकर्तनाक। ठीक है, नौरंगाबाद गांव भिवानी से मेरे बच्चों योद्धाओं की एक टकसाल भी प्राप्त हुई है। टकसाल का मतलब क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है वो जगह जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। योद्धाओं की टकसाल जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं वो कहां से प्राप्त हुई? नौरंगाबाद गांव से ही प्राप्त हुई। मेरे बच्चों एक इतिहासकार ऐसा भी हुआ जिसने बताया है कि योद्धे लोगों की जो राजधानी थी वो नौरंगाबाद नहीं थी। अब वो इतिहासकार कौन है? उस इतिहासकार का नाम है अल्तेकर। इतिहासकार अल्तेकर के अनुसार मेरे बच्चों योद्धे गणराज्य की जो राजधानी थी ना वो रोहतक बताई गई है।
तो अब आप बोलोगे कि सर हम पेपर में आ जाएं तो किसको बताएं। तो जब तक अल्तेकर का नाम ना आए क्वेश्चन के अंदर तो मेरे बच्चों योद्धाओं की राजधानी नौरंगाबाद रहेगी। लेकिन अल्तेकर का नाम ले दिया कि इस इतिहासकार के अनुसार बताओ, तो मेरे बच्चों तब हमें बताना पड़ेगा रोहतक को ही, क्योंकि रोहतक से भी बहुत सारे योद्धे कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये मेरे बच्चों पहला गणराज्य हुआ कंप्लीट। हरियाणा का सबसे मुख्य गणराज्य रहा है योद्धे गणराज्य, जो सबसे बड़ा था, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा था, जहां पर लोग सबसे ज्यादा मेरे बच्चों शक्तिशाली थे, क्योंकि युद्धों के अंदर ये माहिर होते थे, साहसी बहादुर प्रवृत्ति के थे। बाकी बचे 3 गणराज्यों को कल की क्लास में हम लपेटेंगे। आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। चलेगा भाई, बहुत बहुत बढ़िया। सर एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक डीएनए ऑफ हरियाणा है। आप किसी भी अपने शहर के बुक स्टॉल पे जाके डीएनए ऑफ हरियाणा संदीप सिवाच की बुक मांग सकते हो। और यदि आपको बुक ना मिले तो टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको मेरे बच्चों बुक जो है वो मेरी टीम को बोलकर कोरियर करवा दूंगा। ठीक है, बुक का जो रेट है वो लगभग 350 रुपये के आसपास रहेगा विद डिलीवरी। डिलीवरी चार्ज इसी के अंदर आ जाता है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।